अमेरिका इस वक्त इस ईरान की जंग में बहुत बुरी तरह फंस चुका है। ऑलरेडी अमेरिका इज इन $39 ट्रिलियन ऑफ डेट। अमेरिका इस टाइम ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे आ सकता है और वो डिजास्टर को खाली डिले कर रहा है। अगर ये सब कुछ सही है तो ये जो जंग है खाली ईरान या अमेरिका के बारे में नहीं एनीमोर, इसके अंदर पूरी दुनिया इन्वॉल्व्ड है। और जो असल सवाल है वो ये है कि क्या अमेरिका इससे बाहर निकल सकेगा या नहीं निकल सकेगा। इसका जो जवाब है शायद वो इतना ईजी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं बहुत ईजी और सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ पूरा जो दुनिया में सिनेरियो इस टाइम चल रहा है और क्यों अमेरिका इस जंग में फंस गया है, ईरान को क्यों फायदा हो रहा है, दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर क्यों चेंज हो रहा है और सबसे अहम सबसे इंपॉर्टेंटली कि हमारे लिए पाकिस्तान के लिए इसका क्या रिजल्ट या आफ्टरमैथ हो सकता है इस वॉर का। पहली चीज जो आपको जाननी है वो है कि हर जंग का अपना एक मोमेंटम होता है। जब एक जंग शुरू हो जाती है तो वो लोअर कंट्रोल से बाहर निकल जाती है और अपना मोमेंटम खुद ही बरकरार रखना शुरू कर देती है। वो शुरू में लीडर समझते हैं, हुक्मरान समझते हैं कि वो जंग को कंट्रोल कर रहे हैं। वो समझते हैं कि हम कोई मैसेज भेजेंगे, हम कोई पैगाम भेजेंगे कि हम जो है एस्केलेशन करना चाह रहे हैं या डी एस्केलेशन करना चाह रहे हैं कि हम इस पूरी जंग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, तारीख ने साबित की जितनी भी वॉर्स हुई हैं, चाहे वर्ल्ड वॉर्स की बात करें, छोटी मोटी जंगों की बात करें, जंग जब शुरू होती है तो जो सियासतदान है, हुक्मरान है, उनसे वो कंट्रोल छीन लेती है और अपना खुद एक नया कंट्रोल पैदा करती है जिसकी बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट्स और लीडर्स फिर उसके बाउंड होते हैं और उसके कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। यूक्रेन की वॉर जो रिसेंट हमने देखा कि 2022 में स्टार्ट हुई फरवरी में, और उसके बाद लोगों ने समझा कि शायद जंग कंट्रोल में है, सब कुछ हाथों में है, लेकिन लोगों को पता था कि एक नेगोशिएशन जो वो पॉसिबल है, लेकिन वो नेगोशिएशन अभी तक हो नहीं पाया। तकरीबन 4 साल हो गए इस जंग को। जब एक दफ़ा जंग में खून खराबा शुरू हो जाता है, जब आपकी ईगो इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, सिविलियंस और सोल्जर्स मरते हैं और जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप स्पेंड कर चुके होते हैं ना, तो उसके बाद जंग को रोकना इम्पॉसिबल और बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी, यानी कि कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी होती है कि जंग को रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और जंग को रोकने के लिए लीडर्स को ना बहुत पेनफुल ट्रूथ्स का सामना करना पड़ता है। आपको लॉस एक्सेप्ट करनी पड़ती है, आपको ह्यूमिलिएशन एक्सेप्ट करनी पड़ती है, आपको अपनी ईगो खत्म करनी पड़ती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपकी अपोजिशन है गवर्नमेंट्स में, हो सकता है कि वो आपको टॉपल कर दें और आपको वो घर भेज दें। तो अवाम का मोमेंटम भी फिर आपके अगेंस्ट जा सकता है। इसी वजह से जो जंगें हैं ना, उनका जो इख्तिताम है ना तो वो बहुत जल्दी होता है और ना ही अच्छे अंदाज में होता है। जब एक दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट हिट होता है ना, तो कोई भी साइड जो है ना, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं जंग अंदर, जो भी मालिक इन्वॉल्व हैं, दे वुड नॉट वॉन्ट टू ब्लिंक फर्स्ट। देखिए इस वक्त जो ईरान है वो अपने को कमज़ोर नहीं दिखा सकता, बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका ऑन दी अदर हैंड वो अपने आप को डिफीटेड नहीं दिखा सकता। और इस टाइम दोनों जो साइड्स हैं उनको पता है कि इस टाइम अगर हमने बैक ऑफ कर दिया, इफ़ यू बैक डाउन, इसका जो इम्प्लीकेशंस है दे विल बी फार मोर डेंजरस देन द वॉर एस्केलेटिंग इटसेल्फ। और जब ये हो जाएगा तो जिसका लॉन्ग टर्म एक्सपेंस है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट है, वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी। और ये वही ट्रैप है जिसमें इस टाइम अमेरिका फंस चुका है। जितनी ये जंग लंबी चलेगी उतना अमेरिका का खर्चा होगा और उतना ही इस जंग को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के लिए जो कॉस्ट है, उसके कुछ हमारे एनालिस्ट ने बताया है कि द कॉस्ट ऑफ दिस वॉर फॉर अमेरिका तकरीबन हर सेकंड $10,000 है। इमेजिन करें एवरी सेकंड 10 से $11,000 की कॉस्ट अमेरिका के लिए इस जंग की। दूसरी जो चीज़ है समझने वाली वो ये है कि अमेरिका क्यों जंग हार चुका है, क्योंकि अमेरिका इतनी आराम से पीस को नेगोशिएट नहीं कर सकता। देखिए अमेरिका सीज फायर करना चाहता भी है, करना नहीं भी चाहता। अगर वो करना भी चाहे लेकिन कर नहीं पा रहा, तो अमेरिका डिप्लोमेसी क्यों नहीं यूज़ करता। वो GCC कंट्री से बात करे, कतर से, ओमान से, UAE से बात करे, बैक चैनल टॉक से बात करे, जिस तरह अभी हमें पाकिस्तान को उसने इन्वॉल्व किया है। तो ये काम बहुत पहले बहुत क्विकली रैपिडली कर सकता था। लेकिन यह चीज़ समझने की एक चीज़, अगर पहले काम क्यों नहीं हुआ और अब नेगोशिएशन शायद और डिले क्यों हो, वो इसलिए क्योंकि जो वाशिंगटन है अमेरिका, उसके लिए जो इस डील की नेगोशिएशन की जो टर्म्स हैं पीस की, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगी और वो कभी भी मानेगा नहीं, इतनी आराम से नहीं मानेगा इनको। आप सिर्फ इस चीज़ को समझें कि नेगोशिएशन का मतलब जंग रोकना खाली नहीं है, खाली बम फेंकने का रोकना नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसको इंश्योर किया जाए कि अमेरिका दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। और ईरान इस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्रीएबल या तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान पिछले 40 साल से देख रहा है कि अमेरिका को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और ये खाली एक टेम्परेरी पॉज होगा, दोबारा ऐसी हरकत फिर हो जानी है। और अमेरिका की जो लॉजिक है वो, उसकी लॉजिक ये है कि हम जो है जब तक डोमिनेट नहीं करते हम चीज़ को छोड़ते नहीं है, यहाँ बहुत बुरी तरह डिफीट नहीं हो जाए हमारी अगर। सो ईरान ये कहते हैं कि अमेरिका दोबारा अटैक करेगा, हमें सैंक्शन किया हुआ और ज़्यादा सैंक्शन करेगा, हमें आइसोलेट किया और आइसोलेट करेगा, और हमारे रिजीम को फ्यूचर में भी वो थ्रेट करेगा।
सो हम अमेरिका की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कैसे लें, क्या गारंटीज हैं इस चीज़ की? सो ईरान इज़ वेल प्रिपेयर्ड कि वो इस जंग को प्रोलॉन्ग करे, और वो इस चीज़ के लिए, इस वक्त के लिए पिछले 40 साल से इंतज़ार कर रहा था। सो अगर अमेरिका नेगोशिएट करता है तो उसका मतलब ये कि उसका स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर, तमाम चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मतलब ये कि उसकी जो मिलिट्री बेसेस हैं उसको मिडल ईस्ट से वो भी निकालनी पड़ेंगी जिन पे अटैक हुआ है, नेवल बेसेस भी वहाँ से ख़त्म करनी पड़ेंगी, गल्फ़ की जो मोनार्कीज़ हैं उनके साथ अलायंसेस भी उसके डिस्टर्ब हो जाएंगे, शिपिंग रूट्स और लाइन्स पे उसका कंट्रोल नेगोशिएट हो जाएगा, और जो उसका दुनिया भर के एनर्जी के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो भी उसका कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ ईरान ऑब्वियसली अपनी न्यूक्लियर वेपन्स बनाना शुरू कर देगा दोबारा से। सो ये समझने की बात है, जंग को रोकना ना एक इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और एक साइकोलॉजिकल गेम है। इसमें इस तरह के एडवांटेजेस दोनों साइड्स देख रही हैं, और अमेरिका अपने आप से एक सवाल पूछ रहा है कि हम ईरान को कैसे हराएं। लेकिन वो अपने आप से एक और सवाल भी पूछ रहा है कि अगर इस वक्त हम बैक ऑफ कर लें तो विल वी प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट। और यहां पर इस पूरे ट्रैप का जो है वो दिल है। अब मैं आपके सामने एक और एनालिसिस पेश करूं, थोड़ा सा हम डीप डिग करते हैं। देखें, अमेरिका इस जंग में मिडल ईस्ट को भी ऑलरेडी लूज कर बैठा है, या लूज कर जाएगा मजीद और ज्यादा। देखें, अमेरिका इस रीजन को, मिडल ईस्ट रीजन को लूज करना नहीं चाहता, क्योंकि मिडल ईस्ट जो है ना खाली एक रीजन ही है इस पूरे मैप पे, वर्ल्ड मैप के ऊपर। ये जियोपॉलिटिकल, इसकी एक इन्फ्लुएंस और इसकी एक इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। मिडल ईस्ट सिट्स एट द हार्ट ऑफ सेंटर ऑफ ऑयल, शिपिंग, एनर्जी रूट्स, मिलिट्री चोक पॉइंट्स, और ग्रेट पावर का जो कंपटीशन है वो इस जगह पर स्टार्ट होता है और होता है यहाँ पे। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो अहम चोक पॉइंट है वो हम सबको पता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का है, जो कि इस वक्त लाइमलाइट में आया हुआ है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक स्मॉल नैरो वाटरवे है जो तकरीबन 20 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल यहाँ से शिप होता है, जो कि तकरीबन 20% दुनिया की ग्लोबल ऑयल सप्लाई है। और इस आर्टरी को, इस पैसेज को थ्रेट जब होता है, व्हेन इट फील्स थ्रेटन्ड, तो पूरी दुनिया इसको महसूस करती है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट राइज होती हैं, शिपिंग रिस्की हो जाती है, मार्केट्स पैनिक करती हैं, और महंगाई, इन्फ्लेशन वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और रैम्पेंट राइज होता है उसके अंदर। सो ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का कंट्रोल कभी भी नहीं चाहेगा उसके हाथों से निकले। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका की मिडिल ईस्ट की पोजीशन इस जंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीक होती हुई नजर आ रही है। और जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का इशू रहेगा, ईरान जो है वो चाहेगा कि पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएं, जिसकी वजह से दुनिया की इकोनॉमीज को हिट पड़े और ये जंग मजीद महंगी होती चली जाए। इसी वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना बहुत डेंजरस है। अमेरिका के पास ज़्यादा वेपन्स हैं, ज़्यादा फायर पावर है, हॉर्स पावर होगी, लेकिन ईरान के पास जियोग्राफी है, इंड्योरेंस है और स्ट्रेटेजिक लिवरेज है, जिसके लिए उसने अपने आप को तैयार किया हुआ है। और अमेरिका जो है वो ये उसको खतरा है कि अगर जो है जीसीसी ममालिक जितने भी हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट में, वो अमेरिका की जो है उसकी पोजीशन, उसकी पावर पे डाउट करें कि क्या अमेरिका हमें वाकई बचा सकता है जो उन्होंने सिक्योरिटी दी हुई है, क्या जो हमने इसको अपनी बेसिस दी थी हमें क्या सिला मिल रहा है इस चीज़ का। सो जो जीसीसी स्टेट्स हैं वो इस टाइम ये सोच रहे हैं कि अमेरिका कैन नॉट प्रोटेक्ट अस, और फिर जीसीसी स्टेट्स क्या करेंगे कि वो रशिया, चाइना और शायद ईरान के लिए भी अपने दरवाजे खोलना शुरू कर दें, और इसके बाद ये रीजन इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और यहाँ पर इस रीजन के अंदर जो इन्फ्लुएंस है, पावर डायनामिक्स है, वो भी शायद शिफ्ट हो जाए। सो यहाँ पर जो है क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना है ताकि उसका इस पूरी जियोपॉलिटिकल रीजन के अंदर उसका कंट्रोल रहे। और अमेरिका इसी वजह से इस जंग में फंस गया, क्योंकि वो अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए लड़ रहा है। यहाँ पर वो खाली रीजन के लिए, मिलिट्री एडवांटेज के लिए नहीं लड़ा, उसने अपनी फेस सेविंग करनी, उसने अपना इमेज मेंटेन करना है, क्योंकि जीसीसी कंट्रीज ऑलरेडी अपना ट्रस्ट अमेरिका पर आहिस्ता आहिस्ता लूज कर चुकी हैं। चौथा जो रीजन है अमेरिका के जंग में फंसने का वो है पेट्रो डॉलर की वजह से। पेट्रो डॉलर पे इंशाल्लाह वैसे एक मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा एक्सक्लूसिव, बिकॉज दिस समथिंग जो हम सबको समझना चाहिए। लेकिन फिलहाल पेट्रो डॉलर सिस्टम जो है वो अमेरिका पूरा कंट्रोल करता है। कई डेकेड्स पहले अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के साथ डील की थी कि दुनिया में जीसीसी का जहां भी तेल जाएगा या एनर्जी की कोई भी चीज जाएगी उनकी, वो डील होगी डॉलर्स के अंदर, और उसको कहते हैं द पेट्रो डॉलर ट्रैप। बिकॉज ऑफ दिस पेट्रो डॉलर सिस्टम कि आपको डॉलर्स के थ्रू ही ऑयल और एनर्जी लेनी है जीसीसी कंट्रीज की, अमेरिका ने डॉलर की इंटरनेशनली डिमांड बहुत ज्यादा सर्ज की हुई है। इन अदर वर्ड्स, दुनिया को डॉलर सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि अमेरिका बहुत ज्यादा ताकतवर है, बट दुनिया को डॉलर्स इसलिए चाहिए बिकॉज दे हैव टू बाय एनर्जी फ्रॉम इट। और यही वो वजह जिसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो थ्राइव कर रही है, इवन दो वो 39 ट्रिलियन डॉलर्स के लोन के अंदर, डेट के अंदर इस टाइम फंसे हुए हैं। अब होता क्या कि इस सिस्टम के तहत जब लोग इन जीसीसी कंट्रीज से डॉलर्स में ऑयल खरीदते हैं, सो जीसीसी कंट्रीज वही डॉलर्स जो उन्होंने कमाते हैं, दुनिया भर से कंट्री से कमाते हैं, वो अमेरिका ट्रेजरी में री इन्वेस्ट करते हैं, उनके बॉन्ड्स में, उनके कंट्री के अंदर डिफरेंट किस्म के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो, और इसी ट्रैप के थ्रू अमेरिका जो है ना वो फायदा उठाता है।
सो इससे वॉशिंगटन को यानी कि अमेरिका को क्या होता है कि उनको मैसिव फाइनेंशियल डेफिसिट से बचने का मौका मिलता है। वो चीपली मनी बोरो कर सकते हैं, दुनिया भर में कंट्रीज पर सैंक्शन इम्पोज कर सकते हैं और वो दुनिया में ह्यूज फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस मेंटेन कर सकते हैं। और इसको हम कहते हैं एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज ऑफ द यूएस डॉलर जो अमेरिका के पास है। सो अगर ये जंग बरकरार रहती है और मिडिल ईस्ट अमेरिका लूज कर जाता है तो दुनिया में जो बाकी ममालिक है वो सोचेंगे यार कि मिडिल ईस्ट में हम लोग क्यों पेट्रो डॉलर्स के थ्रू ऑयल और एनर्जी ले रहे हैं, सो हम दूसरी करेंसीज में क्यों नहीं लेते एनर्जी और ऑयल जीसीसी स्टेट से, जैसे कि चाइनीज युआन हो गए, अदर करेंसीज। और हमने इसकी कुछ मिसालें इस जंग के अंदर देखी भी हैं। सो लेकिन एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि ये चीज ओवरनाइट नहीं होगी। डॉलर जो है वो इस टाइम फिर भी दुनिया के अंदर डीपली जो है ना वो घुसा हुआ इस टाइम। इट स्टिल रिमेन्स द ग्लोबल रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया ग्लोबल सिस्टम में डीपली एम्बेड हो चुका है डॉलर जो है, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म इरोजन जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है और नजर आना शुरू हो गई है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो इस वक्त इस जंग को नहीं छोड़ सकता, एटलीस्ट इस कंडीशन के अंदर नहीं। उसको अपनी टर्म्स पे ईरान को लाना है ऑन द टेबल और नेगोशिएट करना है। अभी देखा कि उसने अपने कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट किए थे जो कि ईरान ने बेसिकली बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से रिजेक्ट कर दिए हैं। और मिडिल ईस्ट याद रखना अमेरिका की पावर और डोमिनेंस के लिए एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है। हमेशा जो बड़ी ताकतें हैं वो हमेशा लड़ती हैं जब पैसा इन्वॉल्व होता है, करेंसी डोमिनेंस इन्वॉल्व होती है, और जो सिस्टम वो कंट्रोल कर रहे हैं जब तक वो उनके हाथों में है वो उसको खोना नहीं चाहेंगे इन चीज़ों को, जिसकी वजह से अमेरिका वंस अगेन इस जंग में फंस चुका है। और अगर यूएस की क्रेडिबिलिटी मिडिल ईस्ट में वीक होती है तो इसके जो एलाइज हैं एशिया में वो भी दो दफा सोचेंगे कि यार वाकई क्या अमेरिका हमें भी प्रोटेक्ट कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। और इसके साथ जो अमेरिका की डिफेंस इकोनॉमिक्स हैं वो भी मुतासिर होंगी। यहाँ पर हम एक और पॉइंट के ऊपर आएंगे जिसको हम कहेंगे द एशिया शॉक, जहाँ पर मैं बात करूंगा कि कैसे जापान और साउथ कोरिया उनकी जो मिलिट्री डायनामिक्स है वो भी चेंज हो सकते हैं इस जंग की वजह से। देखिए कई सालों से जापान और साउथ कोरिया जो है ना उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन अमेरिका के हवाले कर दी है। खासतौर पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान जो है ना वो बिल्कुल पैसिफिस्ट हो गया है कि मैंने तो अब जंग करनी नहीं, मैंने खाली सेल्फ डिफेंस करना है, और वो भी अमेरिका उसको अपनी मिलिट्री और डिफेंस प्रोवाइड करता है। एंड इन रिटर्न दीज कंट्रीज जो हैं ये जो अमेरिका को कॉस्ट पे करती हैं डॉलर्स के अंदर, वो उसकी ह्यूमन पर्सनल के लिए भी कॉस्ट पे करती है और उससे जो टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट आता है उसकी भी कॉस्ट पे करते हैं। तो अमेरिका ने अच्छा खासा जो है ना डिफेंस इकोनॉमिक्स के तहत कुछ कंट्रीज है जिनमें एशिया में ये दो कंट्रीज खासतौर पे नाम आता है जिनका जो कि इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना बहुत ज़्यादा लेवरेज उसका है और बहुत ज़्यादा माल यहाँ से वो निकालता है। अब अमेरिका इस जंग में अगर हार जाता है या विड्रॉ करता है तो जापान जो है वो चीन की तरफ देख रहा है, साउथ कोरिया जो है वो नॉर्थ कोरिया की तरफ देख रहा है, और दोनों ममालिक ये सोच रहे हैं कि यार जो बैलेंस ऑफ पावर है ये तो रीजन में चेंज होने जा रहा है। तो आप ये सोचें कि टोक्यो और सियोल दोनों ये कहें कि अमेरिका हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता। अब क्या होगा इससे कि दोनों ममालिक जो हैं वो अपने आप को दोबारा से मिलिटराइज करना शुरू हो जाएंगे। अब वो अपनी मिलिट्री दोबारा बनाएंगे और दोबारा वेपनरी की तरफ भी आ जाएंगे। अगर जापान और साउथ कोरिया रीमिलिटराइजेशन की तरफ आते हैं तो इसका मतलब ये कि दे आर गोइंग टू बी स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट, और इससे खाली अमेरिका का इमेज नहीं खराब होगा, ना ही खाली उसका इन्फ्लुएंस यूज होगा, बल्कि अमेरिका रिस्क करेगा अपनी मिलिट्री डिपेंडेंस लूज हो जाएगी, उसकी स्ट्रेटेजिक जो सेंट्रल कंट्रोल था यहाँ पर वो भी लूज हो जाएगा, उसकी जो दुनिया भर में आर्म्स की यानी कि वेपन्स की जो डोमिनेंस थी, एक रेस थी उसकी, वो खत्म हो जाएगी, और उसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जो हैं उनको वो लूज करेगा। अमेरिका की ताकत खाली उसकी एलाइज नहीं है, बल्कि उसकी जो ताकत है वो ये कि उसके एलाइज को अमेरिका की जरूरत होती है। अमेरिका मेक्स इट्स एलाइज डिपेंडेंट ऑन इट, ये उसकी स्ट्रेटेजी है। अब मैं बात करूंगा ग्राउंड वॉर की। देखें फॉर एग्जांपल ट्रम्प कहता है मैंने अब सोल्जर्स भेजने ईरान जंग लड़ने के लिए, आई वांट बूट्स ऑन द ग्राउंड। देखें इस सिनेरियो में अमेरिका के लिए नाइटमेयर बन सकता है। कैसे? जब एयर स्ट्राइक्स और नेवल प्रेशर फेल हो जाए फिर अमेरिका प्रेशर में आएगा और फिर वो मिलिट्री भेजेगा, और जब मिलिट्री आएगी वहाँ पर तो ईरान जो है इट इज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। ईरान इज़ नॉट इराक जो 2003 में उन्होंने किया उसके साथ जब बुश ने मरीन्स भेजे वहाँ पर। ईरान इज़ नाइदर वियतनाम, वहाँ पर भी अमेरिका आ रहा था बाय द वे। ईरान जो है इट इज़ वेटिंग फॉर अमेरिका टू जस्ट डू दिस मूव, वो अपने सोल्जर्स भेजें, बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजें, और हम उनके लिए तैयार हैं। ईरान की जियोग्राफी, बड़े माउंटेन्स, आइडियोलॉजिकली हार्ड जगह है, वो स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर्ड है, और उन्होंने कई अरसे से इसी मौके के लिए तैयारी की है। ईरान के पास मिसाइल नेटवर्क्स हैं, ड्रोन कैपेबिलिटीज़ हैं, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं, और नेवल हरासमेंट टैक्टिक्स हैं, और उसके अलावा इनके पास एक मिलिशिया है जो कि पूरे रीजन में एक्सपैंड हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अगर जो लिमिटेड ऑपरेशन अगर कम बंदे भी भेजता है वहाँ पर, वो ज़्यादा फैल सकता है, बढ़ सकता है। और
अमेरिका को रीजन को सिक्योर करने के लिए, टेरेन को सिक्योर करने के लिए और ज़्यादा ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे। और ये जो छोटा सा लिमिटेड ऑपरेशन था, ये एक लार्जर ऑपरेशन बन सकता है और इसको हम कहते हैं मिशन क्रीप। मिशन क्रीप भी होता है कि आपके इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स की बाउंड्री से बाहर आपका मेन गोल जब चला जाता है, चीज़ें फैल जाती हैं, तो इसको मिशन क्रीप का नाम दिया जाता है। वियतनाम की जो जंग हुई थी उसमें देखने को मिला था कि अमेरिका ने शुरू में 2 से 3 हज़ार मरीन्स या ट्रूप्स भेजे थे, अपने वहाँ सोल्जर्स भेजे थे। आहिस्ता आहिस्ता करके तकरीबन 5 से 6 लाख मरीन्स और सोल्जर्स आ गए थे पूरी वियतनाम के जंग के अंदर, और फिर भी अमेरिका हार गया था। तो अमेरिका को इस कहानी का अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि हम जो है सिर्फ इस चीज़ को डिले कर रहे हैं। वी आर ऑलरेडी ट्रैप्ड इन दिस वॉर। और वंस अगेन मैं वही बात करूंगा, गोइंग फॉरवर्ड इज डेंजरस एंड कमिंग बैकवर्ड्स इज ऑल्सो डेंजरस। और यही वो मौका है जिसका ईरान फ़ायदा उठाएगा। देखिए, ये जो है ना, लोग समझ नहीं पाते सही तरीके से, और ख़ास तौर पे अमेरिका जो कि बार बार कहता है कि मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, सबसे एडवांस वेपन टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसको भी बहुत कॉशियस होना है इस जंग के अंदर। हमने ये भी देखा इस जंग के अंदर कि अमेरिका की सुपीरियर टेक्नोलॉजी को किस तरह ईरान ने टैकल किया है। और ईरान ने यह कहा है कि हम अमेरिका से उसकी टर्म्स के ऊपर जंग नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से इस जंग को लेके चलेंगे और इसका मोमेंटम हम कंट्रोल करेंगे। देखिए, अमेरिका की हमेशा से ना जंग में टैक्टिक्स रही हैं। वो एयर डोमिनेंस पे बिलीव करता है, B2s, फाइटर जेट्स, स्टेल्थ प्लेन्स, वो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी बिलीव करता है। अब तो खैर वो AI को यूज कर रहा है इस जंग के अंदर, और वो ओवरवेलमिंग ब्रूट फोर्स पर बिलीव करता है। और ईरान का क्या जवाब है? ठीक है जी, आपके पास ये चीजें हैं, लेकिन हम आपको क्लीन बैटलफील्ड देंगे नहीं, हम डिस्पर्स हो जाएंगे, हम छुप जाएंगे, हम आपको हरास करेंगे और हम आपको वहां से मारेंगे जहां से आपको अंदाजा भी नहीं है। और हम इस जंग को प्रोलॉन्ग करेंगे ताकि आप स्लोली ब्लीड करें। और ये वो सिनेरियो है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए मैसिव मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी डज नॉट ऑलवेज गारंटी विक्ट्री। बहुत सी जंगें कैसे जीती जाती हैं कि वो अदर साइड को ड्रेन आउट कर देते हैं स्ट्रेटेजिकली, उनकी रिसोर्सेज ख़त्म, वेपन्स ख़त्म, मिलिट्री डेड, वो उनकी रिसोर्सेज को इस तरह ख़त्म करते हैं कि वो उठने के काबिल ही नहीं होते, एंड देन विक्ट्री हैपन्स एंड डिफीट इज एडमिटेड। और यही वो सिनेरियो जो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक ड्रामेटिक बैटलफील्ड डिफीट उसकी ईगो को हर्ट करेगा, लेकिन एक स्लो स्ट्रेटेजिक एग्जॉशन जो है, डिफीट है ना, वो उसके पूरे पावर को हिट करेगा, वो दुनिया के डायनामिक्स को हिट करेगा, और वो दुनिया को दिखाएगा कि अमेरिका जो है वो भी थक सकता है। और ये वो पूरा सिनेरियो है जो कि बड़े बड़े एम्पायर्स को कमज़ोर कर देता है। और यहाँ पर मैं एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा कि अमेरिका ने अपने आप को ना ओवर एक्सटेंड किया हुआ है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, दुनिया के हर मसले के अंदर बैठा हुआ है, हर मसले में फैला हुआ है। उसने बेसिकली दुनिया के हर मसले का ठेका लिया हुआ है। और ये जो जंग है ना, ये आइसोलेशन में नहीं हो रही है। और इस जंग में अमेरिका सिर्फ एक क्राइसिस का नहीं डील कर रहा, अमेरिका मल्टीपल चीज़ों का एट द सेम टाइम डील कर रहा है। चाइना के साथ टेंशन उसके अलग चल रही है, ट्रेड वॉर अलग चल रही है वहाँ पर, दुनिया के साथ अलग मसले चल रहे हैं, नेटो के साथ अलग मसले उसके चल रहे हैं, यूरोप के साथ अलग मसले चल रहे हैं उसके, यूक्रेन क्राइसिस में अलग इन्वॉल्व हो रहा है वो, उसके अलावा मिडल ईस्ट के अपने मसलों में इन्वॉल्व हो रहा है वो, उसके अलावा एशिया के मसलों में इन्वॉल्व हो रहा है। और भाई मेरे, यू आर इन्वॉल्व इन टू मेनी थिंग्स। सो अमेरिका ने अपने आप को ओवरलोड किया हुआ है, ओवर बर्डनाइज किया हुआ है, ओवर एक्सटेंड किया हुआ है, ओवर स्ट्रेच किया हुआ है, और इसी वजह से जो है ना वो फोकस नहीं कर पा रहा। और यही वो वजह है जिसकी वजह से वो इस जंग में इस टाइम बैकफुट पे चला गया। इन तमाम चीज़ों की वजह से अमेरिका के ऊपर जो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है और इम्पैक्ट, और इसके एलाइज के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा गहरा होगा। और इस जंग में ये देखने को मिल रहा है कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, फेड हो रहा है। हम अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, और अमेरिका की जो रीजनल डोमिनेंस है उसको भी क्वेश्चन किया जा रहा है। और जिन कंट्रीज़ को अमेरिका ने मिलिट्री प्रोवाइड की हुई थी, उनको हेल्प करता था, उनकी डिफेंस फोर्सेज खड़ी की थी, वो भी आज इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका वाकई में प्रोटेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। और इस तरह की जो सिनेरियोज और जंगें होती हैं ना, वो आपकी लिमिट्स को पब्लिकली एक्सपोज करते हैं बहुत ही ब्रूटल मैनर के अंदर। सो अमेरिका को एक्चुअली इस ट्रैप से निकलने के लिए करना क्या चाहिए, इस जंग से निकलने के लिए क्या कर सकता है वो? इसका जो सोल्यूशन है ना तो वो परफेक्ट है और ना लोगों को पता क्या है, लेकिन जो एटलीस्ट जो उसके अंदर ये चीज़ है ना कि डी एस्केलेशन करनी चाहिए थ्रू रियलिस्टिक मैनर्स, रियलिज्म के थ्रू। खाली फैंटेसी के अंदर नहीं ना अमेरिका को ना तो अपनी अना इन्वॉल्व करनी है इसके अंदर, ना तो जो सीना तान के फिर रहा होता है उसको ना वो करना है, उसको रियलिस्टिक होकर डी एस्केलेट करना होगा। इसका मतलब ये है कि उसको सैंक्शंस भी शायद लिफ्ट करने पड़ जाएं, उसको ईरान को छोड़ना पड़े खुला, इंडिपेंडेंटली जो करना चाहे कर सकता है। इसका लेके अमेरिका को ईरान की टर्म्स पर एग्री भी करना पड़े, तो इट माइट हैव टू स्वॉलो अ बिटर पिल। इससे क्या होगा, रीजन का जो पावर बैलेंस है, डायनामिक्स है, डिप्लोमेसी है, ये सब चीज़ें जो है शायद चेंज हो जाएं। और अमेरिका को इस जंग के अंदर तस्लीम करना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा
कि वो किसी भी कंट्री को बुली नहीं कर सकता। अब दुनिया जो है ना वो चेंज हो गई है। अब वेपन्स आ गए, एडवांस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गई है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंसेस चेंज हो गई हैं, शिफ्ट हो चुकी हैं। सो अमेरिका को ये करना चाहिए कि इट शुड स्टॉप ट्राइंग टू डोमिनेट एवरी ग्लोबल क्राइसिस। जब इस तरह के क्राइसिस रीइमर्ज होंगे तो जो इसकी जो कॉस्ट है वो दुनिया भर को बेयर करनी पड़ेगी, और यहाँ पर हम जैसे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। सो अमेरिका हैज़ टू हैव अ बिगर हार्ट, क्योंकि उसने जंग शुरू की है और उसी को इसको डीएस्केलेट करके ख़त्म करना होगा, चाहे वो डिप्लोमेसी के थ्रू करे, बैक चैनल्स के थ्रू करे, चाहे वो डायरेक्टली करे, लेकिन इट विल हैव टू रीनेगोशिएट विद ईरान एंड इट विल हैव टू डीएस्केलेट दिस एंटायर सिनेरियो। और इस जंग को उसी ने अब ख़त्म करना है और इजराइल की बातों में आना छोड़ दे वो। अब इस पूरी जंग में जो अमेरिका का सिनेरियो है, इसका हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए क्या मीनिंग है, अब इस पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि इस जंग का डायरेक्ट अफेक्ट और कॉन्सिक्वेंस है हमारे ऊपर, हमारे लिए। अब बहुत से लोग समझते हैं कि जंग हमसे हजारों किलोमीटर दूर हो रही है, हमारा क्या लेना देना, लेकिन इसका असल में हमारे से काफ़ी ज़्यादा लेना देना है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। देखिए, सबसे पहले हम पाकिस्तान, हम फॉल्ट लाइन के बिल्कुल करीब हैं, हम ईरान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और इससे ऑटोमेटिकली हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इस सिनेरियो में बढ़ जाती है। अगर तो ये सिनेरियो क्योटिक होता है, प्रोलॉन्ग करता है, तो बॉर्डर टेंशन बढ़ जाएंगी, रेफ्यूजी प्रेशर हमारे पर आएगा, स्मगलिंग जो वो बढ़ जाएगी, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसका भी हमने देखा ही है, और इसके साथ साथ क्या पता सेक्टेरियन मैनिपुलेशन भी हो जाए और मिलिटेंट एक्सप्लॉयटेशन का भी खदशा है। तेल पर मैं खास तौर पर बात करना चाहूँगा कि हम पाकिस्तान जो है ना, वी आर एन एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री। इसका मतलब है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अनस्टेबल हो जाए मजीद कुछ अरसा और गल्फ की शिपिंग्स जो है डिसरप्ट हो जाएंगी, तो ऑयल प्राइसेस अभी शार्पली राइज कर जाएंगी फिर। और अभी हमें डर भी है कि शायद फ्यूचर में कई ₹100 शायद प्राइस तेल की बढ़ जाए। जब तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो हमें हर तरफ से हिट पड़ेगी, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर प्रेशर आ जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी, लोकल मार्केट में कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंडस्ट्री का पहिया जाम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इन शॉर्ट, मिडल ईस्ट की जो जंग है ना, ये डायरेक्टली हमारे किचन तक पहुंच जाएगी, हमारा किचन एक्सपेंस बढ़ जाएगा और हमारी इनकम उतनी की उतनी रहेगी, और अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पर शायद इनकम कम भी हो जाए। सो इसकी वजह से हमें इस पर गहरी नजर रखनी है। एक और जो मसला है वो ये कि हम डायरेक्टली किसी की भी साइड चूज नहीं कर सकते। हम IMF से लोन लेते हैं, उसके अलावा हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स है बिटवीन द GCC स्टेट्स एंड चाइना एंड द US एज वेल, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली टेक साइड्स। हमें बहुत ही डिप्लोमेटिकली बैक चैनल्स के थ्रू काम करना है, और हमारा जो बेस्ट हमारे लिए सिनेरियो और सोल्यूशन है वो है कि हम इसको डीएस्केलेशन की तरफ लाएं। और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर अमेरिका की अलायंसेस कमज़ोर होना शुरू हो जाए इस रीजन के अंदर, उसका ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर चेंज होना शुरू हो जाए, तो दुनिया का जो रुझान है ना वो ईस्ट की तरफ आ जाएगा, स्पेशली इन द फेवर ऑफ चाइना एंड रशिया, जो कि डायरेक्टली हमारी पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को मजीद मुतासर करेगा। ये जंग पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग भी है, हमें इससे बहुत ज़्यादा सबक सीखने को मिलते हैं। हमने ये देखा है कि जंग जो है उसमें डिफरेंट जो कंट्रीज वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, कुछ आपके दोस्त, कुछ आपके दुश्मन, और आपने डिप्लोमेसी के थ्रू चीज़ों को डीएस्केलेट करना है, और ना कि आप आग के अंदर खुद फलांगे। दुनिया जो है ना, इट इज़ बिकमिंग मोर मल्टीपोलर एंड मोर ट्रांजैक्शनल। तो हम जैसी जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान जैसी, हम लोग खाली स्लोगन्स के ऊपर नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स, रेजिलियंस और डिप्लोमेटिक बैलेंस के ऊपर जो है ना वो सर्वाइव कर सकते हैं। सो हमने ये नहीं देखना कि कौन सही है कौन सा गलत है, हमने ये देखना है कि हमारा फ़ायदा, हमारा मकसद कहाँ पर है, और हमने अपनी कंट्री को किस तरह आगे बढ़ाना है। और इस पूरी जंग के अंदर, इस पूरे एरा के अंदर जो ममालिक सर्वाइव कर जाएंगे ना, वो खाली शोर नहीं मचाएंगे, वो स्मार्ट होंगे, वो चुप चुप के अपनी गेम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ईरान ने इस जंग में एक चीज़ को लाजमी एक्सपोज किया है, उसने अमेरिका की सुप्रीमेसी को, उसकी पावर्स को और उसकी लिमिट्स को दुनिया भर के सामने रख दिया है कि अमेरिका जो है वो बातें तो बहुत करता है, लेकिन हमने जो है ना उसको एक तरह से टेम किया है। और उसने ये भी दिखाया है कि ईरान इटसेल्फ वो कैसे मिडल ईस्ट को, एशिया को और ग्लोबल इकोनॉमी को हिला के रख सकता है। सो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि अमेरिका इस जंग को कंट्रोल कर रहा है, या क्या अमेरिका इस जंग में फंस चुका है, जो कि मेरा एनालिसिस है। और जो अहम बात है वो ये कि पाकिस्तान इस जंग से क्या सबक सीख सकता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग कैसे डीएस्केलेट कर सकते हैं, और इसको हम ग्लोबली किस तरह थ्रू डिप्लोमेसी, इवन बैक चैनल्स, हम इस सिचुएशन को कैसे डिफ्यूज कर सकते हैं।